हेलो एवरीवन, ये है इंडियन इकोनॉमिक्स का वीडियो। एंड जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट सिलेबस को एक बार में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ टाइमलाइंस एंड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में बात करेंगे। देखते हैं क्या क्या डेट्स एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेट्स एंड सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो उस लेक्चर में इंक्लूडेड नहीं थे, सिर्फ उनके बारे में भी आज हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 1757 से कहानी शुरू हो रही है, बैटल ऑफ प्लासी होता है। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपना फर्स्ट वॉर यहां पर जीता था। बंगाल के नवाब के खिलाफ वॉर किया था ब्रिटिशर्स ने, लड़ाई लड़ी थी एंड जीती थी। तो दिस वाज द फर्स्ट प्लेस ऑफ डोमिनेंस फॉर ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में। सो एक सिग्निफिकेंट इवेंट बन जाता है। उसके बाद 1793 में जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। जमींदारी सिस्टम पे आपको नोट्स आ सकते हैं। ये डेट्स सिग्निफिकेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं ना कहीं एमसीक्यू में आपको ये चीजें पूछी जा सकती हैं, ये सारे सिग्निफिकेंट इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर मार नहीं खाना। मोर ओवर जो ये डेट्स है, इनका पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए लिंक अपलोड कर दूंगी इस लेक्चर के साथ, ताकि आपको ये सारे आपके पास नोट्स में मिलते रहें। डेट्स याद नहीं रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 बार देखोगे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। ठीक है, ओके। 1850s में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया। 1853 में पहला रेलवे लाइन बिछाया गया बिटवीन बॉम्बे टू थाने। मुंबई बोला जाता था, सॉरी मुंबई बोलते हैं आज, बॉम्बे बोला जाता था। बॉम्बे टू थाने एक रेलवे लाइन बिछाया गया। पहला रेलवे ब्रिज बना 1854 में बॉम्बे टू थाने के बीच में। 1869 में स्विस कैनाल को ओपन किया गया। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कब हुआ। ये बेसिकली एक सी रूट है जो इंडियन ओशन को रेड सी के साथ कनेक्ट करेगा। तो ये ट्रेड रूट था, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा यहाँ पर कब बना है, 1869 में। 1881 में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस काउंटिंग जो होती है वो की गई है, पॉपुलेशन सेंसस हुए। 1907 में इनकॉर्पोरेशन हुआ है टिस्को का, टाटा इंडस्ट्री स्टील एंड टाटा नॉट श्योर व्हाट्स द फुल फॉर्म, वापस करते हैं। चल, टाटा इंडस्ट्री स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। या लेट्स स्टार्ट अगेन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सबको। ये है इंडियन इकोनॉमिक्स का लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर जो इंडियन इकोनॉमिक्स का था वो वन शॉर्ट रिवीजन लेक्चर था, जिसमें हमने सारे इंडियन को एक बार आंखों आगे से निकाल लिया था। आज के लेक्चर का फोकस क्या रहेगा, सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, डेट ऑफ सिग्निफिकेंट है, जो हमने चैप्टर में या रिवीजन लेक्चर्स में नहीं पढ़ी हैं, उन डेट्स को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ। कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो यही कुल मिला के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हम यहाँ पर आने वाली कुछ स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, जो कि आप एज नोट्स अपने पास रख सकते हो। ये पीडीएफ भी मैं इस वीडियो के साथ लिंक में अटैच कर दूंगी, तो वो भी आप सेव करके अपने स्टडी नोट्स में या उसे प्रिंट निकाल के या कॉपी पे नोट बना के आप इन सारी डेट्स को रख सकते हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी हुआ इन 1757। ये ब्रिटिशर्स का फर्स्ट वॉर था जो उन्होंने इंडिया में विन किया बेसिकली, एंड रूलर की तरह बैठे। बंगाल के नवाब के खिलाफ ब्रिटिशर्स ने ये वॉर लड़ा था। ओके, 1793 में ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल हो चुका है काफी हद तक। उन्होंने जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस यहाँ पर कर दिया। जमींदारी सिस्टम पे आपको शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है। 1850 में रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया। 1853 में पहला रेलवे लाइन बिछ के तैयार हुआ बिटवीन बॉम्बे टू थाने, मुंबई टू थाने के बीच में एक रेलवे लाइन। अब बॉम्बे लिखेंगे क्योंकि उस टाइम पे मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। नाउ मूविंग ऑन, 1854 में पहला रेलवे ब्रिज बनाया गया बिटवीन बॉम्बे टू थाने। 1869 में सुएज कैनाल ओपन हुई। बेसिकली ये कनेक्टिंग चैनल है, एक वाटर रूट है, ट्रेड रूट है, जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाटरवेज के थ्रू करने में ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहा था। इसके खुलने की वजह से ट्रेड काफी आसान हुआ। ब्रिटिशर्स ने और दबदबा बताया अपना इंडिया के अंदर। ओके, उसके बाद 1881 में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुए, जो पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, डाटा निकाला जाता है, वो हुआ। 1907 में इनकॉर्पोरेशन ऑफ टिस्को हुआ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी खड़ी हुई देश के अंदर 1907 में। 1921
ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आया, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इवेंट है जिसको फॉलो अप किया, ग्रेट डिप्रेशन आया, ये सब चीजें, इकोनॉमी दुनिया भर की बड़े डाउनफॉल में चलने लगी। 1932 में इनॉग्रेशन हुआ एविएशन सेक्टर का इंडिया में, जो एयरलाइंस वाला सेक्टर था वो डेवलप होना शुरू हुआ। इन 1947 इंडिया को फाइनली आजादी मिल गई। इस पीरियड की अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रही हैं, उनके नाम पढ़ लेते हैं। दादा भाई नराओजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, VKR राव, RC देसाई। बेसिकली ये जो भी आप नाम पढ़ रहे हो ये सारे क्या हैं, इकोनॉमिस्ट रहे हैं। बेसिकली इन्होंने नेशनल इनकम के जो भी एग्रीगेट्स होते हैं, जो हम पढ़ते हैं ना कि नेशनल इनकम कैसे फाइंड करना है, एम्प्लॉयमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, वो सब चीजें इंडिया में क्या थी, कितनी थी, इन लोगों ने डिटरमाइन करने में हेल्प की। एस्टिमेटर्स ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, VKR राव's estimate on national income were considered significantly। बेसिकली इनको काफी इंपॉर्टेंस मिला, इनकी स्टडीज को, इनके सब्जेक्ट मैटर को काफी ज्यादा ध्यान दिया गया। एंड दो और पर्सनालिटीज हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने क्या किया था, जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इन 1793। एंड दादा भाई नौरोजी, जिनका आपने ऊपर भी यहां पर जिक्र पढ़ा, जो कि इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ करके एक पेपर लॉन्च किया। क्या आइडिया था इनका, जो ये टॉपिक इन्होंने डिस्कस किया, ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ, इन्होंने सिग्निफिकेंटली हाईलाइट किया कि इंडिया में कॉलोनियल रूल के कारण, यानी ब्रिटिशर्स के कारण इंडिया अपना वेल्थ लूज कर रहा है। इनके पेपर को काफी पॉपुलैरिटी मिली, इनके जो आइडियाज थे उनको काफी लोगों ने पढ़ा, देखा, समझा। आगे चलते हैं। 1948 में क्या हुआ, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया। 1915 में प्लानिंग कमीशन के इंडिया के डेवलपमेंट के प्लान्स बनाने वाली बॉडी को सेटअप किया गया। 51 में पहला 5 ईयर प्लान बनके तैयार हो गया। 1955 में कार्वे कमेटी को सेटअप किया गया। कार्वे कमेटी बेसिकली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है इनको प्रमोट करने में हेल्प करने वाली कमिटी थी। मिड 1960 से 70s तक क्या चला, पहला फेज ऑफ लॉन्चिंग फेज चला ग्रीन रेवोल्यूशन का। अगर हम बात करें 70s से मिड 70s से 80s तक बड़ा लेवल पे चला सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। 1985 में 7th 5 ईयर प्लान आया। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, दैट इज लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। 2015 में रिप्लेस कर दिया गया प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से। नीति आयोग नाम की एक बॉडी बना दी गई, प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने। प्रशांत चंद्र महालनोबिस आर्किटेक्ट बने। इंडियन प्लानिंग के जो भी ये 5 ईयर प्लान बन रहे थे, ये किसके अंडर बन रहे थे, इनके अंडर बन रहे थे। MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बने। नरेंद्र मोदी जो हमारे फिलहाल करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो बने फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। और कुछ टाइमलाइंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। 1948 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ GATT, ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया। इधर जो हम बात करें, ये मोस्टली यहाँ पर जितनी भी डेट्स हैं वो सिग्निफिकेंटली पॉइंट आउट करेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा था, क्योंकि जो इंडिया का आज़ादी से पहले वाला टाइम पीरियड है ना, वो वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत ज्यादा डायनामिक वहां पर चेंजेस आ रहे थे। तो सबसे पहले 1948 में ये एस्टैब्लिश हुआ है। 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई हैं। 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ है। एंड 2014 में 2014 में मेक इन इंडिया का इंसेंटिव लॉन्च किया गया कि इंडिया अपना सामान यहां पर बनाए। 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया गया, जो हमारे 1000 के 500 के नोट्स थे उन्हें सिस्टम में से रिमूव किया गया। 2017 में GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज अगेन, PV नरसिम्हा राव, ये प्राइम मिनिस्टर थे जब
NEP आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 आया, तो प्राइम मिनिस्टर ये थे, इनके अंडर आया वो। उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नरेंद्र मोदी का नाम यहाँ पे लिखा गया कि प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन लाया। अरुण जेटली का नाम लिखा गया ये कह के कि ये फाइनेंस मिनिस्टर थे जब GST को इम्प्लीमेंट किया गया। आगे बढ़ते हुए और कुछ टाइमलाइंस देखते हैं। इंडियन में बेसिकली देखो, वील डू केस स्टडीज आने वाले लेक्चर्स में, पर एक जो मार खाने वाला या वीक पॉइंट अपना रह जाता है वो डेट्स हैं। ये डेट्स आपको सारे बुक्स पढ़नी पड़ेंगी या तो उधर से डेट्स निकालनी पड़ेगी। तो मैंने कोशिश करके जितनी भी डेट्स हो सकती है वो यहीं पर आपके लिए नोट्स में निकाल लिए। तो एक बार इसे जरूर कहीं पे कॉपी वगैरह पे नोट कर लो। आते जाते जब भी टाइम मिलता है आंखों आगे से निकाल लिया करो, कुछ तो दिमाग में रह ही जाएगा। चलो, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पास किया गया। 1964 टू 66 में, अच्छा ये कंफ्यूज मत होना कि डेट्स लाइन में ही चल रही हैं। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हम 2017 तक पहुंच गए थे एंड हम लोग अगेन कहां पर हैं? 1950 पे। ये चैप्टर वाइज बनाई हुई है मैंने टाइमलाइंस की, जिन जिन चैप्टर्स में जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स मुझे देखिए। सो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया इंडिया का। 1964 टू 66 में एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया कि GDP का 6% तो एजुकेशन पर जाना ही चाहिए। 1988 में नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च किया गया। ये आइडिया था कि जो 15 और 35 साल के बीच वाले लोग हैं, 15 से बड़े, 35 से छोटे, जो अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, इनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए इस मिशन के अंदर, नेशनल लिटरेसी मिशन ऑफ 1988। 1999 में तपस मजूमदार कमेटी को बैठाया गया, एक कमेटी बनाई गई जिनका आइडिया था, काम था कि जो भी वेजेस एंड सैलरीज पे की जा रही हैं उनको फिर से देखा जाए, उनमें अपडेशंस की क्या जरूरत है, सिस्टम में क्या अपडेशन की जरूरत है, वो इन्होंने काम किया था। सर्व शिक्षा अभियान आया 2001 में। ये आइडिया था कि जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन है, 5th-6th क्लास तक का एजुकेशन है, वो सभी बच्चों को प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद 2004-5 में एजुकेशन सेस आया इन यूनियन बजट। जो ये CESS, ये शब्द आप कहीं भी यूज करते हो, इसका मतलब होता है टैक्स जो किसी स्पेशल चीज पे लगाया जाता है। यहां पर एजुकेशन पे क्या किया गया? एजुकेशन के लिए टैक्स कलेक्ट किया गया लोगों से। नाउ इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे टैक्स लिया गया, नहीं, एजुकेशन के नाम पर लोगों से टैक्स लिया गया। इनैक्टमेंट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, जिसने कहा कि 15 साल तक की जो एजुकेशन है वो हर बच्चे का बेसिक राइट है, मिलनी चाहिए एंड फ्री भी प्रोवाइड की जाएगी अगर बच्चे के पास रिसोर्सेज नहीं है तो एक बेसिक एजुकेशन राइट को हाईलाइट किया गया एजुकेशन एक्ट में। उसके बाद 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री, पोलियो एक बीमारी होती है एंड उसके लिए जो इनिशियल ईयर्स होते हैं बच्चे के पैदा होने के बाद, उसमें उसको पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। तो इंडिया ने उस इंसेंटिव को बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेट करवाया एंड 2014 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें पोलियो फ्री घोषित कर दिया। अगर हम बात करें 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, NEP, जिसके बारे में हमने सुना है। ओके, टाइमलाइन डायग्राम एक और है हमारे पास। 1969 में क्या हुआ? नेशनलाइज किया गया 14 मेजर बैंक्स को। 1970 में ऑपरेशन फ्लड आया, या इसे व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। यहां पर क्या हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन में जैसे एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा था, यहां पर डेयरी को प्रमोट किया गया। बहुत बड़े लेवल पे डेयरी वाले काम को स्केल करवाया गया एंड उधर इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए कि देश में व्हाइट रेवोल्यूशन आ सके। 1982 में नाबार्ड को सेटअप किया गया। ये बैंकिंग सेक्टर का टॉप मोस्ट है, जब हम रूरल एरिया की बात करें, टॉप मोस्ट बॉडी है जो कि रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को देखती, मैनेज करती है। 1986 में तनवा को लॉन्च किया गया। बेसिकली ये वुमेन एसोसिएशन थी एग्रीकल्चर के लिए तमिलनाडु की।
तो उस स्टेट में यहाँ पर तन्वा को लॉन्च किया गया कि एग्रीकल्चर में हम वुमेन को क्या इंसेंटिव्स दे सकते हैं। 1992 में SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस किया गया कि वुमेन्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में इकट्ठा कर दो, जहां पर वो अपनी सेविंग्स पूल करके जोड़ के एक दूसरे की क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, नई चीजें, नए वेंचर्स छोटे छोटे स्टार्ट करने में। कुडुम्बश्री अ थ्रिफ्ट क्रेडिट सोसाइटी इन केरला स्टार्ट किया गया 1995 में। बेसिकली ये सोसाइटी कैसे काम करती थी, अगेन जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे वैसे ही काम करती थी, सिर्फ कहां पर, केरला में। वहां का आइडिया था कि आप लोग क्या करो, लोगों को इकट्ठा कर दो एंड वो लोग अपनी सेविंग्स कुछ जोड़ेंगे एंड हर महीने किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा जिसको वो यूज कर सकता है। ओके, प्रधानमंत्री जनधन योजना आई 2014 में, जिसमें लोगों को कहा गया कि आप अपने बैंक अकाउंट्स खोलें, फाइनेंशियल फॉर्मल सिस्टम का हिस्सा बने। 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च की गई, जिसके अंडर बेसिकली जो रूरल एरियाज हैं उनको साइंटिफिक तरीकों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की गई। ग्राम पंचायत, जो रूरल लेवल पे पंचायत है, विलेज पंचायत वगैरह, इनको बेटर करने के लिए काम किया गया। और टाइमलाइंस है हमारे पास। 1973 में चिपकू मूवमेंट आया। बेसिकली चिपकू मूवमेंट इज हग द ट्री मूवमेंट्स। जब भी लोग पेड़ काटने पहुंचते थे तो उस गांव के, उस एरिया के जो भी लोग हैं वो पेड़ों को हग करके खड़े हो जाते थे, ऐसे झप्पी डाल के खड़े हो जाते थे कि हम अपने पेड़ों को काटने नहीं देंगे। तो चिपकू मूवमेंट किया गया सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू 1973 में। 1974 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेट किया गया, जो कि इंडिया के पॉल्यूशन को चेक रखेगा। ऑर्गेनाइजेशंस जो पॉल्यूशन कर रही हैं उनको, उनसे डील करेगा, जो भी फाइन्स वगैरह इंपोज करने वो सब कुछ करेगा। अपीको मूवमेंट आया, स्टार्ट किया गया कर्नाटका में। ये सेम ही मूवमेंट है, पर इनकी लैंग्वेज में हगिंग को अपीको कहा जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया अपीको मूवमेंट। 1983 में शुरू हुआ। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में, जहां पे बहुत सारी प्रोविजंस बनाई गई कि कैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्या क्या चीजें करनी है। 1987 में अडॉप्शन किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ये दुनिया लेवल पे एक प्रोटोकॉल बनाया गया कि किस तरीके से ज्यादा हम लोगों को पॉल्यूशन नहीं करना है, किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी से चीजों से डील करना है। यूएन कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन क्लाइमेट चेंज इन क्योटो, जापान। क्योटो में क्या किया गया, अगेन क्योटो में, इस यूएन कॉन्फ्रेंस में, इस यूएन कॉन्फ्रेंस में एंड इधर, यहां पर दुनिया भर के साथ मिलकर काम हो रहा है एनवायरमेंट को ठीक रखने के लिए। जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब चीजें हैं, इनको हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं। जो भी इंडस्ट्री वाली कंट्रीज हैं वो इस तरीके से प्रोडक्शन करें कि एनवायरमेंट खराब ना हो। इन तीनों जगहों पर उसी तरीके की बारे में बातें हुई हैं। 1987 में, 1997 में एंड 2015 में। अगर हम बात करें 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया गया कुछ कंट्रीज के बीच में। इनका आइडिया था कि जिन कंट्रीज में बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी का अबंडेंस है, प्रेजेंट रहता है सन, वहां पर क्या किया जाए, सोलर पैनल्स लगाए जाएं, सोलर प्लांट्स लगाए जाएं, जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। ऐसी कंट्रीज को नाम दिया गया सनशाइन कंट्रीज। तो 2015 तक हमारा ये सब हो चुका है, हाँ या ना? ओके, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास पर्सनालिटीज फिर है। सुंदरलाल बहुगुणा, क्या किया था इन्होंने, चिपकू मूवमेंट स्टार्ट किया था कहां पर, हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड में। पंडुरांगना हेगड़े, बड़े मुश्किल नाम है, स्टार्टेड द अपीको मूवमेंट, इन्होंने स्टार्ट किया था। एडवर्ड बैरबियर ने क्या स्टार्ट किया था, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ऐसे डेवलप करो, ऐसे प्रोडक्शन करो कि आज की जनरेशन की जरूरतें पूरी हो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों के लिए ऐसा ना हो कि कुछ बचे ही ना। तो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया दिया। हरमन डेली एक इंपॉर्टेंट नाम है, एक लीडिंग इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है एंड सजेस्ट करते हैं स्ट्रैटेजीज कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरीके से अचीव कर सकते हो। ये सारी डेट्स अपने को ध्यान में रखनी है। लेक्चर की जो वर्ड्स है उनका एक्सप्लेनेशन मिल गया। डेट्स जो भी रीचेक करने के बाद, अपडेट करने के बाद, मैं आपके लिए पीडीएफ यहाँ पर क्या कर दूंगी, नीचे अपडेट कर दूंगी, उस पीडीएफ को अपने पास रख लीजिए। एंड
हो सके तो नोटेड डाउन इन अ कॉपी, एक बार लिख लोगे कहीं ना कहीं चीजें आपके पास रहेंगी, राइट। एंड उसे कहीं भी अपनी अलमारी के ऊपर कहीं भी पेस्ट कर लो जहां दिखती रहे, कभी भी दिन में एक आधी बार आंखों आगे से उसको निकाल लेना, क्योंकि काफी डेट्स हैं इसके अलावा भी जो आपको इंडियन में दिख सकती हैं, पर ये कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स थे जो हम पुराने लेक्चर्स में ज्यादा बात नहीं कर आए हैं इन किसी के भी बारे में, तो वो हमने होपफुली यहाँ पे डिस्कस कर लिया। जो भी हमारे पास शब्द थे, जो भी हमारे पास लोग थे जिनके नाम कहीं ना कहीं पॉपअप हो सकते हैं, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो एक और स्टेप क्लोज है हम इंडियन को समझने के। आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ इंडियन के केस स्टडीज पे बात करेंगे, देखेंगे किस तरीके से इन्हें अपन को सॉल्व करना है। मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।